ठीक है, तो हमने ये देखा वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे लिया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया है 6 एंड 3 यूनिट और उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, राइट। सो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताना है क्या हो, वेक्टर a माइनस बी। सो डिफरेंस लेना है, फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, राइट। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। सो इट इज रूट 27, दैट इज 3 रूट 3 यूनिट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा इनके डिफरेंस का। एक और एग्जांपल लेते हैं। यह है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। हमें a माइनस 5b वेक्टर ग्राफिकली शो करके बताना। तो अगर ये b है तो माइनस 5b वेक्टर कैसा होगा, माइनस 5b, तो उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट। a माइनस 5b का मतलब हुआ a प्लस माइनस 5b। तो वेक्टर a में माइनस 5b वेक्टर को ऐड करना है। ये तो हुआ वेक्टर a और इसमें माइनस 5b। a वेक्टर के बाद माइनस 5b वेक्टर बनाया, जैसे वेक्टर एडिशन किया जाता है। ये शुरुआत है और ये फाइनली, इन दोनों को ऐड कर दो। ये वेक्टर हुआ a माइनस 5b, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ट्रायंगल लॉ है बिल्कुल वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझना। दो वेक्टर्स हैं a और दूसरा वेक्टर है b।
दोनों को हमें ऐड करना है, ए और बी वेक्टर को ऐड करना है, ठीक। तो लॉ ये कहता है कि इन वेक्टर्स के थ्रू एक पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, मतलब दो वेक्टर ए की तरह लो और दो वेक्टर बी की तरह लो और उनसे मिला के एक पैरेललोग्राम बनाओ, राइट। कैसा करना है समझना। वेक्टर ए बना लिया, अब वेक्टर बी बनाओ, किस तरह से, दोनों की पूंछ को जोड़ के, ये वेक्टर ए है, इसकी पूंछ और बी वेक्टर की पूंछ को आपस में जोड़ के दूसरा वेक्टर बनाया। अब इनके पैरेलल में बिल्कुल ऐसे ही लाइंस बना लो, इतनी ही लेंथ की, ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाई और ऐसे बी वेक्टर की पैरेलल लाइन बनाई और ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि वेक्टर्स ए और बी की पूंछ को जोड़ के अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाते हो, अगर ये दोनों पूंछ को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ये दो साइड्स शो कर रहा है अगर पैरेललोग्राम की, तो उस केस में जो डायगोनल होगा जो दोनों की पूंछ से जा रहा है वो डायगोनल वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डायगोनल जो है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हो अगर जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो डायगोनल है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। अगर ये वेक्टर बी है तो इसके पैरेलल जो लाइन खींची है ये भी वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि लेंथ इक्वल है। तो आप बिल्कुल ऐसी लाइन बनाओ, ट्रायंगल लॉ को अगर मैं यूज करूं तो वेक्टर ए उसके बाद बी, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी। तो इनफैक्ट अगर मैं यहां पर भी वेक्टर बी बना लेता हूं तो उस केस में ए और बी ट्रायंगल लॉ लगाएं तो ये थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर मैंने सिर्फ किया क्या है, ए और बी यहां के बनाने के बजाय ए यहां पर बनाया और बी यहां पर बना दिया, उनकी पूंछ को जोड़ दिया। बीच में से जो डायगोनल जा रहा है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं, चाहे ट्रायंगल लॉ यूज करो या फिर पैरेललोग्राम लॉ, उसका रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहां पर हम a माइनस बी को भी शो कर सकते हैं। कैसे, देखो ये b है तो माइनस बी वेक्टर जस्ट इक्वल होगा और ऑपोजिट, ठीक है। तो समझना, ये वेक्टर a है, माइनस बी वेक्टर बनाऊंगा तो यहां से बनाना होगा, माइनस बी वेक्टर जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन खींच लो, इसी पैरेललोग्राम में इसको शो करके देखते हैं। वेक्टर ए माइनस बी, तो समझना ये वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ऐड करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचो, तो ए माइनस बी को क्या शो कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ की बात करें तो ए और फिर माइनस बी, तो ट्रायंगल लॉ से ये होगा ए माइनस बी। और थोड़ा गौर करें तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या होगा, ए, ये भी ए होगा, इक्वल है पैरेललोग्राम में।
और ये माइनस बी है तो ये भी माइनस बी हो सकता है। अगर डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो उनके बीच वाला डायगोनल जो है वो ए प्लस बी को शो कर रहा था, तो दूसरा डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए माइनस बी। आप समझो इस चीज को। अगर ये वेक्टर ए है और ये बी है और पैरेललोग्राम बनाए, राइट, उनके बीच वाला डायगोनल ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो दूसरा डायगोनल है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दो वेक्टर से अगर आप पैरेललोग्राम बनाते हो तो एक डायगोनल ए प्लस बी के बराबर होगा और दूसरा ए माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाया जाए तो उसके डायगोनल्स ए प्लस बी और ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर के एडिशन के लिए यूज होते हैं। पॉलीगन लॉ, जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उन सभी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, समझना। मान लो कि हमारे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी बनाए हुए हैं। तीनों को ऐड करना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी। अब समझना, ये बनाया वेक्टर ए, अब इसमें वेक्टर बी को ऐड कर दो, ट्रायंगल लॉ यूज करो, इसके आगे बी बना दो। बी बनाया तो उस केस में ए प्लस बी किसके बराबर होगा? यहां से शुरुआत हुई और यहां पहुंचे तो ये होगा ए प्लस बी। ठीक है ना, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को। अब ए प्लस बी के बाद सी है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी में सी को ऐड कर दो, ए प्लस बी के आगे सी वेक्टर बना दो, ट्रायंगल लॉ लगाए, के आगे सी बनाया, दोनों का एडिशन क्या होगा? तो शुरुआत यहां से फाइनली यहां पहुंच रहे हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये तो मैंने ट्रायंगल लॉ से दिखाया। अब पॉलीगन लॉ का क्या मतलब है? देखो, पॉलीगन लॉ कहता है कि जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना है सभी को एक ऑर्डर में रखो, मतलब एक के बाद एक रखो। जितने भी वेक्टर्स हैं उनको एक के बाद एक रखते जाओ, राइट, तो एक पॉलीगन बनेगा। तो उसमें जो बची हुई साइड होगी वो साइड रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो कहने का मतलब है वेक्टर ए को पहले बना लिया, फिर बी, उसके बाद सी, इस तरह से बनाओ सो दैट वो एक ऑर्डर में हो, एक के बाद एक। पॉलीगन बन गया या नहीं? ये आखिरी इन दो पॉइंट को जोड़ के फाइनल साइड भी बनाई जा सकती है पॉलीगन की। तो अगर ये पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेगा तो जो बची हुई साइड है, फाइनल साइड है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर सम को। ठीक है, तो जितने भी वेक्टर्स दिए हैं सभी को ऑर्डर में बना लो, तो जो रिमेनिंग साइड है दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह ही है। ठीक है ना, ए और बी दोनों को ऐड करो, ट्रायंगल लॉ लगाओ, तो ये हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी में सी को ऐड करो,
तो ट्रायंगल लॉ लगा के बन गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और ज्यादा वेक्टर्स के भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं। जैसे ये है वेक्टर ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब इनको इस तरह से ऑर्डर में रखना है कि आप पॉलीगॉन लॉ लगा पाओ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस वेक्टर को दिखाना है, राइट। देखो ऐसे तो आप एक के बाद एक किन्हीं भी वेक्टर्स को ऐड करो, रिजल्टेंट हमेशा सेम मिलेगा, बट फिर भी एक ऑर्डर में दिखाना है उनको। तो किस तरह से शो करेंगे, देखो आप सबसे पहले वेक्टर बनाओ बी, ये बनाया मैंने वेक्टर बी। एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं, जो अभी अब बताऊंगा आपको। सबसे पहले बी बना लो, बी में वेक्टर ए को ऐड कर दो, ए हो गया। उसके बाद डी वेक्टर को ऐड करो उसके आगे, उसके आगे डी बना दिया। एंड देन सी वेक्टर को ऐड करो उसके आगे, ये बन गया पॉलीगन। तो जो रिमेनिंग साइड है वो रिजल्टेंट के बराबर होगी, तो ये रिमेनिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा। कनेक्ट करना है, शुरुआत यहां से हुई, फाइनली यहां पहुंचना है, ठीक है। ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। एक ऑर्डर में होना चाहिए। ये b और ये a, तो ये b प्लस ए हो गया, उसमें फिर जोड़ा d को, b प्लस ए और फिर d, ये हो गया b प्लस ए प्लस डी, और फिर उसमें c को ऐड किया तो बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर ए बी, ये वेक्टर सी, मुझे रिप्रेजेंट करना है ए प्लस बी माइनस सी को। इसी को लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस माइनस सी। अगर ये सी है तो माइनस सी कैसा होगा, इक्वल बट अपोजिट, ठीक है ना। पॉलीगॉन लॉ लगाओ, ए के बाद बी, फिर माइनस सी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो फाइनल साइड होगी, रिमेनिंग साइड होगी। शुरुआत यहां से हुई है, राइट, ए प्लस बी माइनस, ठीक है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स, राइट। अब इसका मतलब समझना आप। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, राइट। एक पार्टिकल पर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वेक्टर से, इस तरफ फोर्स लगा है, तो इस फोर्स का इफेक्ट इस तरफ भी होगा, जब इसको इधर धक्का देंगे तो इधर भी जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट इधर भी होगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो जब भी हम इसको ऐसे पुश करेंगे तो उसका इफेक्ट इधर भी है और इधर भी। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो इफेक्ट होता है उसको हम कंपोनेंट कहते हैं उस वेक्टर का। मतलब ये है कि जब आप इधर फोर्स लगाओगे तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी वर्क कर रहा है, इस तरफ भी वर्क कर रहा है, इनफैक्ट हर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। सो कंपोनेंट लेने का मतलब है कि जो वेक्टर है उसके इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, राइट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। से एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी और वो घूम फिर के बी पर पहुंच जाता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका ए से बी तक गया। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं हुआ है, कहने का मतलब है आप कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन सिलेक्ट की है, तो जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग भी है। आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस लाइन, तो मैं कहूंगा कि जब पार्टिकल ए से बी तक जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग इतना है, तो इस दिशा में इतना जा रहा है, इसके अलावा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना जा रहा है। तो आप इस दिशा में इतना चलो, फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलो, तो आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां पर ये वेक्टर, जहां पर ये पार्टिकल गया है ए से बी तक। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट इधर भी है, मतलब इधर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो जो वेक्टर है उसका इफेक्ट दूसरी लाइन में भी होता है या दूसरी डायरेक्शन में भी होता है और उसके इफेक्ट को ही हम कंपोनेंट कहते हैं, राइट। अब समझना, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट लेने के लिए जनरली हम दो कंपोनेंट लेते हैं, राइट। आगे हम बताएंगे कि वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं ऐसे तो, राइट। बट अभी हम 2 कंपोनेंट की बात करते हैं। तो मान लो वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल है, राइट। तो जिस प्लेन में ये वेक्टर है, इस प्लेन में ही मैं 2 और लाइन खींचता हूं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। आप कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लो एक लाइन ये है, ये एक लाइन है, इस लाइन को मैंने एक्स कहा, तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, उसको इस वेक्टर के टेल से ही पास करो, ठीक है। तो दूसरी लाइन जो है उसको मैंने वाई कहा। तो मैंने 2 लाइन सिलेक्ट कर ली, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 2 लाइन वेक्टर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड का प्लेन है उस प्लेन में ये वेक्टर भी है और दोनों लाइन भी है, राइट। अब समझना, क्या करो, यहां से शुरुआत हुई वेक्टर की, जहां से शुरुआत हुई वहीं मैंने ओरिजिन लिया है, इंटरसेक्शन। अब जो ए का टिप है, हेड, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, राइट। अब समझना जो मैं कह रहा हूं, मैं 2 वेक्टर बना रहा हूं, एक ओरिजिन से शुरुआत कर रहा हूं और जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उस तरफ ले जा रहा हूं। ये वेक्टर हुआ
और दूसरा यहां से परपेंडिकुलर से मैं इसकी टिप को ऐड कर कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो वेक्टर बनाया मैंने। इस वेक्टर को मैं A1 कह देता हूं और इसको A2 कह देता हूं। क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू वेक्टर A। तो वेक्टर A को हम इन दोनों के सम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर A, इसके दो कंपोनेंट हुए जिनसे मिलकर ये बना है। एक कंपोनेंट x की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट y की डायरेक्शन। कहने का मतलब है जो वेक्टर A है इसका इफेक्ट x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी। तो x डायरेक्शन का इफेक्ट प्लस y डायरेक्शन का इफेक्ट मिलके बन रहा है वेक्टर A। तो ये वेक्टर A हुआ, तो ये दोनों जो है उस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट इसका कंक्लूजन ये निकला कि आप कोई भी वेक्टर बना लो और कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बना लो, वेक्टर और ये लाइंस एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो उस प्लेन में वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे जो दोनों लाइन के अलोंग होंगे। मतलब वेक्टर का इफेक्ट दोनों लाइन के अलोंग होगा, उसका इफेक्ट ही उसके कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। राइट, तो ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हुए इन दोनों लाइन के अलोंग। जरूरी नहीं कि आप इसी तरह की लाइंस लोगे तभी उसका कंपोनेंट होगा। जैसा कि मैंने कहा आप कोई भी दो लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेम प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, वेक्टर ए को एक बार फिर से बना रहा हूं। ये वेक्टर ए है, अगेन दो लाइन लो आप, जैसी आपकी मर्जी वैसे लाइंस बनाओ। तो एक लाइन मैंने बनाई है ये लाइन, इस लाइन को मैं x डैश कह रहा हूं और इसका परपेंडिकुलर लाइन जो कि इसकी टेल से जा रही है। ये लाइन है y डैश। अब क्या करो, यहां से शुरुआत हुई वेक्टर की, वेक्टर का जो हेड है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक एक्सिस पे, x डैश। यहां परपेंडिकुलर आया है, राइट। अब दो वेक्टर बना रहा हूं यहां से शुरुआत करके। पहले हम x डैश वाली लाइन के अलोंग चल रहे हैं, यहां तक पहुंचे, फिर यहां से y डैश लाइन के पैरेलल चल रहे हैं और इस वेक्टर के हेड तक पहुंच गए, राइट। इसका मतलब ये वेक्टर जो है इन दो वेक्टर के सम के बराबर है। एक x डैश लाइन के अलोंग है और एक वेक्टर y डैश के पैरेलल। इस वेक्टर को मैं a1 डैश कह रहा हूं और इसको a2 डैश। इसका मतलब वेक्टर a1 डैश और a2 डैश से मिलकर बना है। तो ये दो वेक्टर उसके कंपोनेंट्स हो गए। मतलब यह है कि वेक्टर A का इफेक्ट इस लाइन में भी है जो कि A1 डैश से शो कर रहा है और इस लाइन में भी है जो कि A2 डैश से शो कर रहा है। सेम वेक्टर है, समझ रहे हो ना। तो आप कोई भी दो लाइन ले सकते हो इस प्लेन में, कोई भी दो लाइन लो और उन दोनों लाइन में उसके कंपोनेंट ले लो। वो कंपोनेंट उस डायरेक्शन में उस वेक्टर के इफेक्ट को शो करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब हम इसको इनके बीच में रिलेशन भी बना लेते हैं। तो कहने का मतलब आप कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेकर वेक्टर के कंपोनेंट्स को
बना सकते हो, राइट। तो अब मैं दो लाइन पहले से ले लेता हूं, एक एक्स है और दूसरा वाई। जिस वेक्टर के कंपोनेंट लेना है उस वेक्टर को आप बनाओ, इस तरह से बनाओ कि उसकी जो पूंछ है वो ओरिजिन से शुरुआत हो उसकी। मान वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ स्मॉल ए। इसके कंपोनेंट लेने के लिए क्या करना है समझना, जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट लेने के लिए आप उसके हेड से एक्स और वाई दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। इस तरफ हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, और इसके बाद यहां से यहां तक वाई हुआ, उसी वाई को मैं यहां भी शो कर सकता हूं पैरेलल वेक्टर के थ्रू, चाहे उसको मैं यहां शो करूं यहां, एक ही बात है क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ए के दो कंपोनेंट हुए, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ए एक्स, और वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है ए वाई, राइट। मान लो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो उस केस में क्या आप ए एक्स और ए वाई को कैसे लिखोगे? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस क्या हुआ ए एक्स, और हाइपोटेनस मतलब ये लाइन वेक्टर की, इसका मैग्नीट्यूड है ए, तो ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा। तो जिससे ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है उस तरफ का कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए वाई हो गया ए साइन थीटा, ठीक है। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट है, जिससे थीटा एंगल बन रहा है जिस लाइन से, उस तरफ ए कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ए साइन थीटा, राइट। और चीज, अगर आप दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो तो क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर, तो इस तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐड करो ए वाई स्क्वायर, तो उधर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब ए स्क्वायर के बराबर हो। तो जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उसके स्क्वायर को अगर ऐड करोगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। याद रखना, जिस लाइन से एंगल बनेगा थीटा उस तरफ ए कॉस थीटा और दूसरा होगा ए साइन थीटा। अगर मैंने इस थीटा के बजाय y के साथ इसको थीटा एंगल बनाया होता तो इस तरफ का कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाता और इस तरफ का ए साइन थीटा, ठीक है ना। कंपोनेंट्स लेने की और प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी। मान लो कोई वेक्टर इस तरफ ए, अब कैसे कंपोनेंट लेंगे? वो लाइन से एक्स और वाई, वेक्टर को इस तरह से बनाओ कि उसकी पूंछ को ओरिजिन पर रखो, तो वेक्टर की पूंछ को ओरिजिन पर रखो, ठीक है। ये बन गया वेक्टर।
परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दोनों ही एक्सिस पे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर और इस तरफ वाई एक्सिस, ठीक है। अब उसकी पूंछ से कनेक्ट करके दो वेक्टर बना लो। तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट। अब आप देखो एक्स कंपोनेंट जो है उसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव एक्स है तो उसका अपोजिट ये नेगेटिव एक्स, तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है बट वाई कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, ठीक। इसके बाद उनके मैग्नीट्यूड की है, थीटा एंगल पता होना चाहिए। मान लो थीटा एंगल यहां है तो इससे थीटा बन रहा है एंगल, तो इस तरफ होगा ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा, समझ गए ना। और अगर इधर थीटा होता तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होता वो ए साइन थीटा होता और दूसरा क्या होता ए कॉस थीटा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। अगर वेक्टर इस तरह से होता है तो बना लो इस वेक्टर को, इसकी पूंछ को ओरिजिन से शुरुआत करो यहां से, ये वेक्टर ये हो गया। कंपोनेंट्स लेने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करो हेड से, अब ओरिजिन से जोड़ दो, एक इस तरफ होगा, एक्स कंपोनेंट ये होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और वाई कंपोनेंट निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और रही बात कॉस थीटा साइन थीटा की, तो देख लो एंगल कहां से लिया। मान लो अगर ये थीटा है तो उस केस में ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, राइट। एक और बात याद रखना कि जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में हमेशा वेक्टर होगा। देखो कंपोनेंट्स के बीच में आ रहा है वेक्टर, यहां पर भी, ठीक है। कंपोनेंट्स लेना हमें आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर होगी। जैसे इसमें नेगेटिव एक्स है, इसमें पॉजिटिव एक्स हो गई, इसमें प्लस वाई था तो इसमें हो गया माइनस वाई, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए हमें। और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड जो कि एंगल थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो अब हम किसी भी वेक्टर का एक प्लेन में कंपोनेंट ले सकते हैं। कंडीशन याद है ना, जो वेक्टर है और जिन लाइंस में उसका कंपोनेंट लेना है वो लाइंस और वेक्टर एक ही प्लेन में होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, याद रखना। आगे मैं बताऊंगा कि अगर ये एक प्लेन में नहीं हुए तो उस केस में तीन कंपोनेंट होंगे, एक तीसरी लाइन भी बन सकती है जो कि 3 डायमेंशनल, अगर हम व्यू लें इसका तो 3 कंपोनेंट होंगे, बट एक प्लेन में वेक्टर के 2 ही कंपोनेंट होते हैं जो कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।